नमस्कार, खबर दिन भर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है। सवाई माधोपुर से यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान की जनता की आकांक्षा पूरी करने का संकल्प लेकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किंडा ने गहलोत सरकार को गृह लूट सरकार बताया है। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है लूट, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस का मतलब है कुशासन। और कुशासन के साथ साथ जो लोग हमारे नियमों को ताक पर रख करके प्रशासन चलाते हैं, उनको शाबाशी देना यही यहां का काम है। और इसीलिए परिवर्तन संकल्प यात्रा जो लगभग 1.5 करोड़ वोटरों तक पहुंचेगी, वो सरकार के दुष्कर्म, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार को जन जन तक उसकी बातें पहुंचाएगी और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आगे चलेगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, संस्कृति की भूमि कहलाता है, जहां संस्कारों को हम जानते हैं, जहां पर सभी लोगों के रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता था, देश की रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, यह अब राजस्थान सहने वाला नहीं है। उसी तरीके से युवाओं के भविष्य का अभी अभी चर्चा हो रही थी, रीट की चर्चा हो रही थी। क्या करेगा युवा? परीक्षा पीछे देता है, भ्रष्टाचार पहले हो जाता है। परीक्षा पीछे देता है, बैकडोर एंट्री की तैयारी पहले हो जाती है। यह राजस्थान बन गया है। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी की घोषणा की है। ये कमेटी सुझाव देगी कि क्या देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुला रही है। इन दोनों चीजों के एक साथ शुरू होने के बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं। वहीं इस पर सियासत भी जोर पकड़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा, पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर देश का आईन बदलना होगा, फिर जिला पंचायतों का कैसे होगा, फिर चेयरमैनियों का कैसे होगा, तो क्या सबका चुनाव खत्म हो जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता। ये बिल मुनासिब नहीं होगा और ये पास भी नहीं होगा बिल। ये तो उनकी मर्जी है, अपनी मर्जी से बना रहे। उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्डर थोड़ा ही कि उन्हें भी बनाओ। भाई उन्होंने बनाया, ये उनकी मर्जी से, अपनी मर्जी से बनाया होगा उन्होंने। अरे भाई सारे कमेटी बैठेगी, बातचीत होगा। बिहार में या देश भर में कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक वन नेशन, एक मिनट रुक जा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें। इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा,
वन नेशन वन पहलवान। मुंबई में हुई विपक्षी दलों की तीसरी बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसके बाद इन मुद्दों का ऐलान भी किया गया। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से लगातार वार भी किया जा रहा है, जिसको देखते हुए शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। भाई सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए हैं? हर 10 साल पर होता था, तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। बोलिए होना ना चाहिए था 20 में, तो नहीं है किए, कुछ नहीं किए। तब क्या हो रहा है, अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं, वो भी कल बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब। वन इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जब आएंगे, प्रपोजल दे के आएंगे, और उसी समय ना एक एक चीज वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। और तीसरी बैठक भी हो गई बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी, सामूहिक रूप से सब दल के लोग जो हैं उसका फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा। तो एकमात्र मकसद है, ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें, जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन। गाजियाबाद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कल कुछ लोग मुंबई आए थे। कौन थे ये लोग? ये वो लोग हैं जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी की चिंता है, अखिलेश को डिंपल की चिंता है, सोनिया जी को राहुल की चिंता है। ये कहे कि नेशनल पार्टी है, ये तो परिवार की पार्टियां हैं। उद्धव किसकी चिंता कर रहे हैं, महाराष्ट्र की या आदित्य की? शरद जी की पार्टी परिवार के कारण टूटी है। कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे, मोदी जी देश को आगे ले जा रहे। ये वो इकट्ठे हुए थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी की चिंता, अखिलेश को डिंपल की चिंता, सब परिवार, सोनिया जी को राहुल की चिंता। ये काहे की नेशनल पार्टी? ये तो परिवार की पार्टियां बन गई, बाकी तो सब इनके खिदमत करते हैं। ये उद्धव, ये किसकी चिंता कर रहा है? महाराष्ट्र की या आदित्य की? ये शरद जी, क्यों पार्टी टूटी? परिवार के कारण। ये परिवारवाद, ये परिवार के प्रति प्रेम। ममता दीदी, पीसी, बंगला में पीसी बुआ को बोलते हैं, पीसी और भतीजा भाईपो। तो पीसी को भाईपो पसंद है। तृणमूल कांग्रेस किस लिए है? बंगाल के लिए नहीं है, भतीजे के लिए है। इसको भी हमको समझना चाहिए। ये परिवारवाद। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, कोई परिवार के बाहर का नाम दिखता है? ये परिवारवाद। तो ये परिवार को जिंदा रखने के लिए वहां इकट्ठे आए थे। और किस लिए आए थे? कोई रेल के भर्ती में जमीन लेने के घोटाले।
यूपी में 5 सितंबर को हॉट सीट घोसी पर होने वाले उपचुनाव ने यूपी की राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। मामला इतना गर्म हो चला है कि एनडीए और इंडिया दोनों ही महागठबंधन के लिए ये सीट अब साख का सवाल बन चुकी है। और यही वजह है कि एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव घोसी में जनसभाएं कर चुके हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतर चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। तो आखिरकार घोसी के घमासान में सीएम योगी मैदान में। जी, उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को होने वाला घोसी उपचुनाव के लिए योगी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। कहने को तो ये उपचुनाव है, मगर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। तभी तो सीएम योगी ने खुद ही ताल ठोकते हुए हुंकार भर दी है। वैसे तो सीएम योगी से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी के लिए पसीना बहाते देखे जा चुके हैं। वही अखिलेश यादव जो अधिकांश उपचुनाव में कसरत करते नहीं दिखाई देते। यानी दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए अपने घोसी के चेहरे सुधाकर सिंह के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं योगी ने रण में ताल ठोकते हुए ये जता दिया कि वो भी इस चुनाव को लेकर गंभीर हैं। लेकिन कहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों। चुनावी माहौल में आलम यह है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जहां लंबे समय से बीजेपी के हक में हवा बदलने के लिए घोसी में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी के सलामी बल्लेबाज के रूप में घोसी में जनसभाएं कर चुके हैं। घोसी सीट पर साख बचाने की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 सितंबर को वोटिंग से ठीक पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब घोसी में दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनसभा करेंगे और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। घोसी हॉट सीट बन गई है। ये चुनाव नाक और मूंछ की लड़ाई बन गई है। कोई भी किसी से कम नहीं है। अब ये लड़ाई कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी, मगर इतना जरूर है कि कोई भी हारे कोई भी जीते, इस चुनावी नतीजे की गूंज पूरे यूपी में गूंजेगी। ऐसे में सपा हो या फिर बीजेपी, दोनों ही इस दंगल में जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
उत्तर प्रदेश घोसी विधानसभा उपचुनाव के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगा। घोसी की जनता से उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के जाल में ना फंसने की अपील भी की है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को छलावा करार दिया है। सीएम ने कहा है कि परिवार को बचाने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। ऐसे गठबंधन से देश और राज्य को कोई फायदा नहीं होगा। देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया असला लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में सितंबर का महीना सियासत का रुख तय करने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो आने वाले 8 सितंबर को डुमरी में जनता झारखंड सरकार का रिपोर्ट कार्ड देने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरी बार ईडी ने समन भेजा है, वो भी नतीजों के ठीक एक दिन बाद यानी 9 सितंबर को। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत की इबादत लिखने जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तरफ डुमरी उपचुनाव का नतीजा है जो कि 8 सितंबर को आने जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईडी ने हेमंत सोरेन को तीसरी बार सम्मन भेजकर पेश होने को कहा है, और वो भी 9 सितंबर को। यानी एक तरफ डुमरी का नतीजा होगा और दूसरी तरफ ईडी की चौखट पर हेमंत सोरेन होंगे। वैसे तो सीएम हेमंत सोरेन इससे पहले ईडी के दोनों सम्मन ठोकर मार चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि अब क्या करेंगे हेमंत सोरेन। मगर दिलचस्प बात यह है कि डुमरी में भी चुनावी रण में बीजेपी आजसू पूरी तरह से दम लगा रही है, जिससे सरकार की सांसें फूली हुई दिख रही हैं। ऐसे में एक तरफ सियासी लड़ाई और दूसरी तरफ ईडी के संबंध पर साख की लड़ाई, ये दोनों लड़ाई हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। ऐसे में बीजेपी हुंकार भर रही है कि डुमरी की जनता बदलाव का संकेत देगी, ये तय है। सरकार के कामकाज ने भ्रष्टाचार को अपना अनुशासन बनाया, तो इस तरह की स्थिति राज्य को नुकसान पहुंचाने और राज्य की इमेज को खराब करने का काम किया है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मैं भी इस चुनाव के दरमियान बाई इलेक्शन में आज मैं कुछ क्षेत्रों में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, और पूरा विश्वास है कि न केवल उपचुनाव बल्कि आने वाले चुनाव में भी निश्चित रूप से राज्य के दशा और दिशा को नेतृत्व करने के लिए राज्य की जनता स्वयं आगे आएगी।
डुमरी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी जेएमएम को पूरा सहयोग दे रही है। बकायदा पार्टी के विधायक से लेकर तमाम नेता इंडिया गठबंधन की दुहाई देते हुए कस्में वादे याद दिला रहे हैं और डुमरी में जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक वोटों की खातिर जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी भी जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी के लिए वोटों की गुजारिश कर रहे हैं। दावा ये कि सभी अल्पसंख्यक समाज एक मुश्त वोट देकर जेएमएम और कांग्रेस की जीत की इबारत लिखने जा रहा है, यानी जातियों का समीकरण। उस एहसान को हम नहीं बुला सकते हैं, इसलिए हम आप सबसे विनती करने के लिए आए हैं कि आप लोग एक होकर, जब इरफान अंसारी आ गया, जब अकेला यादव जी आ गए, और भी लोग कई आए होंगे या आएंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन देखिए एक वीडियो, एक विधवा है, सोचिए भाजपा वाले, आंसू वाले, जो भी लोग दल खड़े हो रहे हैं, बेशर्म लोग हैं, इनको तो खड़ा होना ही नहीं चाहिए था, निर्विरोध दे देना चाहिए था, मिसाल पेश करना चाहिए था। एम और वाई, माई, माँ से बढ़कर कुछ नहीं। हम लोग बहनों को भी सम्मान देते हैं, माँ को भी सम्मान देते हैं। तो भाजपा वाला क्या देगा? आपने देखा होगा अभी मणिपुर में क्या घटना घटी, क्या बर्दाश्त करने के लायक है? क्या नहीं। कि भाजपा के लोग, आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या किया, मालूम है ना आप लोग को? एक आदिवासी के सर में खुलेआम पेशाब करने का काम किया ये लोग। ये भाजपा लोग हैं, ये निकम्मे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, याद रखिएगा। साफ है, एक तरफ डुमरी का उपचुनाव है, दूसरी तरफ ईडी का सम्मन। झारखंड की सियासत 8 सितंबर के बाद करवट लेगी, ये तय है। ऐसे में सवाल ये कि क्या आने वाला सितंबर ये तय कर देगा कि झारखंड का कौन है सिकंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए आज का दिन एक काला दिन है। पहाड़ों की रानी के दामन में दाग है, जिसका दर्द आज भी आंदोलनकारी की कलेजे को छलनी कर देता है। आज के दिन ही 1994 में निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। देखिए एक रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी को आप उसके खूबसूरत वादियों के लिए जानते होंगे, वहाँ के पर्यटन के लिए जानते होंगे, लेकिन शायद ही पहाड़ों की रानी मसूरी और 2 सितंबर के इतिहास को जानते होंगे। ये दिन मसूरी के लिए एक काला दिन है। इसी दिन सन 1994 को पृथकराज उत्तराखंड की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण कर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक मसूरी गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सारी वादियां बारूद की सुगंध से महक उठी। दरअसल तत्कालीन यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों ने गोली की बौछार कर दी थी, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए थे तो कई लोग घायल हुए थे। इस गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हो गए थे। मुझे जब हमारी सोच ये थी, जब हम 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, हमने समझा था कि वो एक उत्तराखंड राज्य बनेगा, पूर्ण राज्य बनेगा और गाँव का सर्वांगीण विकास होगा। परंतु इन 20-22 सालों में हमने देखा कि यहाँ भाई भतीजावाद और जितने भी माफिया वर्ग हैं, आज उन्हीं का भला हो रहा है। आम जनता की जो सोच थी और शहीद आंदोलनकारी जो अपनी शहादत दी इस राज्य के उस परिप्रेक्ष्य में, वो आज जो है अधूरी। समझते हैं कि जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रही हैं, जनहित की तो उसमें कोई बात ही नहीं आ रही। दरअसल इस पूरी वारदात की शुरुआत 1 सितंबर 1994 को हुई। इस दिन खटीमा गोलीकांड के बाद रात में ही मसूरी थानाध्यक्ष को बदल दिया गया था। यहाँ झूलाघर स्थित संयुक्त संघर्ष समिति कार्यालय के चारों ओर पीएसी और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिए गए थे। 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड के बाद मसूरी के लोगों में भारी आक्रोश था, जिसको लेकर 2 सितंबर को आंदोलनकारी खटीमा गोलीकांड के विरोध में शांतिपूर्वक तरीके से क्रमिक अनशन कर रहे थे। इस दौरान पीएसी और पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बिना पूर्व चेतावनी के अकारण ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें आंदोलनकारी बलवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन मंगई, बेलमती चौहान और हंसा धनई शहीद हो गए। साथ ही सेंट मेरी अस्पताल के बाहर पुलिस के सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू की। इससे पूर्व शहर में अफरा तफरी मच गई।
क्रमिक अनशन पर बैठे 5 आंदोलनकारियों को पुलिस ने 1 सितंबर की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनको अन्य गिरफ्तार आंदोलनकारियों के साथ में पुलिस लाइन देहरादून भेजा गया। वहां से उन्हें बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया था और सालों तक कई आंदोलनकारियों को सीबीआई के मुकदमे झेलने पड़े थे। मसूरी गोलीकांड के जख्म आज भी ताजा है। सबसे बड़ी बात, आंदोलनकारी उन शहादतों को हम नमन करते हैं, उन आंदोलनकारी साथियों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत ये परवान चढ़ पाया और ये छोटा उत्तर प्रदेश से जो है विभाजन के बाद ये राज्य नए राज्य की स्थापना हुई 2000 में ये सोचा गया था, हमसे थोड़ी भूल हो गई। हम आंदोलनकारी जरूर थे, बहुत शिस्त में हम लोगों ने काम किया, जेलों में गए, जेलों में जो है रहे, जेलों में जगह नहीं हुई, फिर भी हमने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके तहत उसकी का फलस्वरूप है कि 2000 में जो है हमको ये राज्य स्थापना मिल गई। लेकिन हम वहाँ पर थक हार के सो गए। हमने कहा राज्य तो हमको मिल गया, अब जो है राज्य चल जाएगा अपना आप ही। हमको उस समय 6 महीने 1 साल जो है बहुत सजग होना चाहिए था, उससे तीव्रता से हमको आगे बढ़ना चाहिए था। किसी को गलत चीज़ों की धारणा यहाँ स्थापना नहीं होने देनी चाहिए। इस बलिदान के कारण भले ही उत्तराखंड अलग राज्य बन गया, लेकिन जिन मांगों को लेकर अलग राज्य का गठन किया गया था, जो शहीदों ने सपना देखा था, वो आज भी अधूरा है। 30 साल होने जा रहे हैं। अगर इसका पूरा आकलन किया जाए, जिस आधार पर हमने उत्तराखंड की मांग की थी या उत्तराखंड राज्य बनाया था, आज अगर देखा जाए तो धरातल पे इस तरीके का कोई भी हमें कार्य देखने को नहीं मिलता। पलायन यहाँ से निरंतर हो रहा है, यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं। जिस युवा के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, आने वाली पीढ़ी अगर हमारी जो उस समय भी उत्तर प्रदेश में बाहर जाती थी रोजगार के लिए, कई चीज़ों के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, आज भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। हर साल की तरह 2 सितंबर को भी सभी पार्टियों के नेता और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि मसूरी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और अपनी सरकार की तरफ से चली गई विभिन्न योजनाओं का बखान करेंगे और एक दूसरे पर प्रदेश को लगाने का आरोप लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उन शहीदों को नमन करता हूं। और हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय जिस तरह जो है ये आंदोलन चला, वहाँ जहाँ प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, वही केंद्र में जो है कांग्रेस पार्टी थी, और जो प्रताड़ना जो आंदोलनकारियों को झेलनी पड़ी है, उसमें जितना सहभागिता जो है समाजवादी पार्टी की है, उतनी ही जो है कांग्रेस की भी है। और आपने देखा होगा जब राज्य प्राप्ति का आंदोलन चल रहा था तो कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कह रहे थे कि हमारे लाश के ऊपर जो है उत्तराखंड राज्य बनेगा। हम धन्यवाद देते हैं और याद करते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य की दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, अटल जी ने राज्य बनाया और मोदी जी संवारेंगे, इस मूल मंत्र पर चलते हैं। और आपने देखा होगा कि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार जो है उत्तराखंड राज्य जो है प्रगति पर है, और जो सपने आंदोलनकारियों ने और जो संघर्ष जो किया है, उनके सपनों पर। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।